नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की मुख्य सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में आज वितरित किए जाएंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगे प्रतिष्ठित पुरस्कार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिया जांच का आदेश। कोलकाता में बादल फटने से तबाही। शहर में 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज। करंट लगने से 5 लोगों की मौत। आज स्कूल और कॉलेज बंद। जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अब तक 150 देशों तक पहुंची आयुर्वेद की भागीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सौम्यजीत घोष निर्देशित फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। और आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का जो पुरस्कार इस साल मिलना है, साल 2023 का, वो 12वीं फेल को मिल रहा है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलने वाले हैं 2023 के लिए फिल्म कटहल को। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी, क्योंकि वे पहले भी इस मामले में सुनवाई कर चुके हैं। वहीं डीके शिवकुमार के वकील ने कहा है कि राजनीतिक मुद्दों को अदालत के बाहर सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में इस मामले में सुनवाई करना आवश्यक है। ये जांच 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्देश पर शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। कोलकाता में देर रात बादल फटने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद बिजली का करंट लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। बादल फटने से 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया है। हावड़ा और सियालदह डिवीजन में रेल सेवा बाधित है। वहीं आज कोलकाता के तमाम स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है। कोलकाता में देर रात बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद बिजली का करंट लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। बादल फटने से 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे पूरा शहर जलमग्न है। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट आम मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब कोसी और सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या दरभंगा पटना एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग पूर्णिया से सीधे अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ान भर रहे हैं।
डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से बात की और आने वाले दिनों में पूर्णिया एयरपोर्ट पर और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसका भी जायजा लिया। पहले बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम एयरपोर्ट थे। कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट पूरी तौर पर तैयार है, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये बताने के लिए आपको हम एयरपोर्ट के भीतर ले चलेंगे और बातचीत करेंगे एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से। दीप प्रकाश जी, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, कितना रिस्पांस है, किस तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और अभी तक जो है कितना पैसेंजरों का रिस्पांस जो है वो अच्छा मिल रहा है? 17 तारीख से इसका प्रचालन जो है नियमित रूप से हो रही है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक फ्लाइट्स हैं। पैसेंजर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट भर के जा रही है। 70-80% से ज़्यादा लोड फैक्टर के साथ फ्लाइटें चल रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और इसको देखते हुए एयरलाइंस जो अगले महीने से दिल्ली और हैदराबाद भी जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने क्योंकि लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो ताकि हम देश की राजधानी तक सीधा जो है वो कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, और चूंकि अभी सोमवार से शुक्रवार तक का हमें वॉच आवर्स मिला हुआ था आईएफ से, तो हमारे पास में अब शनिवार और रविवार को भी चलाने की अनुमति आईएफ से मिल गई है। तब इसके अनुसार एयरलाइंस अपना फ्लाइट चला सकती है शनिवार इतवार को भी, तो वो भी 2 दिन का एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट जो है और कैसे विकसित होगा? क्या कोई और टर्मिनल भवन बन रहा है? इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये टर्मिनल बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं। और असमिया गायक जुबिन गर्ग का आज गुवाहाटी में सोनापुर के पास कमरकुची में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर सरुसाज्य स्टेडियम ले जाया गया है, जहां असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जुबिन गर्ग के प्रशंसक उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट रहे हैं। गुवाहाटी से ये सीधी तस्वीरें, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक उनकी अंतिम विदाई में साथ चल रहे हैं उनके, और सड़कों को जुबिन की पेंटिंग, होर्डिंग्स और फूलों से सजाया गया है। जुबिन का अंतिम संस्कार उनकी छोटी बहन पामी बोर ठाकुर करेंगी, जिनके साथ डिजिटल क्रिएटर और जुबिन के बेहद करीबी सहयोगी अरुण गर्ग और लेखक, गीतकार और अभिनेता राहुल गौतम शर्मा भी होंगे, जो जुबिन गर्ग के परिवार के बेहद ही करीबी हैं। तो असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग, जिनका शुक्रवार को सिंगापुर में निधन हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और अंतिम विदाई में दूर दूर से लोग उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज, ये तस्वीरें गुवाहाटी से आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरा असम और देश के जो उनके प्रशंसक हैं वो लगातार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ इस समय उमड़ी है। लोग अपने कैमरे में उनकी इस अंतिम विदाई के क्षण को कैद करना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनकी अंतिम विदाई में पहुंचे हैं। गुवाहाटी के कमरकुची में उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में होना है। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। आज सुबह उनका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है। पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सरुसाज्य स्टेडियम में उनका पार्थिव शरीर रखा गया और कई गणमान्य व्यक्ति इस समय
जुबिन गर्ग को के अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी के सोनापुर के पास कमरकुची में जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इस समय बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे हुए हैं। उन्नीस में उनका जन्म हुआ था और शुक्रवार को सिंगापुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जहां पानी में डूबने से उनकी मौत हुई थी। तो गुवाहाटी में आज जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग को विदाई दी जा रही है। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का इस दुनिया में जाना बेहद ही दुखद रहा है। उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। आज इस मशहूर गायक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जुबिन गर्ग की अंतिम विदाई में वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जुबिन गर्ग का निधन हुआ था। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके असामयिक निधन से पूरा देश इस समय, विशेषकर असम के लोग इस समय शोक व्याप्त हैं। गुवाहाटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में प्रशंसक उमड़े हैं। उनका अंतिम संस्कार असम के कमरकुची गांव, उत्तरी कैरोलिना में किया जा रहा है। इस समय अंतिम संस्कार में सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जुबिन गर्ग की मौत से आपको बता दें कि संगीत जगत और उनके प्रशंसकों में गहरा आघात पहुंचा है। आज जुबिन गर्ग का निधन के बाद अंतिम संस्कार शुरू हो गया है और सभी उन्हें भावभीनी आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। और यही भाव कि जुबिन गर्ग हमारे दिलों और यादों में जिंदा रहेंगे। स्टेट ऑनर के साथ कामरूप असम में जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कई गणमान्य व्यक्ति इस समय एक एक करके कतारबद्ध होकर जुबिन गर्ग को अपनी अंतिम विदाई देते हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वहां पहुंचकर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बिहार से अब खबर। बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट आम मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब कोसी और सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या दरभंगा पटना एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं हो रही। लोग यहां से सीधे अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ान भर रहे हैं। बिहार का ये चौथा एयरपोर्ट बदलते बिहार में एक नया रंग भर रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज के साथ। हमारे साथ वैसे पैसेंजर हैं जो पहली बार पूर्णिया एयरपोर्ट से कहीं भी उड़ान भरेंगे, वैसे ही एक साथी से आपको हम बात कराते हैं। कितनी बड़ी राहत है कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए? पहले आप बागडोगरा जाते थे या पटना जाते थे, अब पूर्णिया से उड़ान भर रहे हैं, कितनी बड़ी राहत है? बहुत बड़ी राहत है। बागडोगरा जाओ चाहे दरभंगा जाओ, 200 किलोमीटर से ऊपर सफ़र करना पड़ता था, यहाँ बस 90 किलोमीटर है। 1.5-2 घंटे पहले भी निकलिए तो आधा घंटा पौन घंटा में पहुंच जाएंगे। व्यापार को भी एक बहुत बड़ा प्रमोशन इस एयरपोर्ट से मिलने वाला है और इसके लिए भारत सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, उनके ही नेतृत्व में बना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कहना चाहेंगे। हम तो खुशी की किरण बहुत दिन से गुज रहे थे, एयरपोर्ट बने, अब इधर हुआ तो इसके लिए पहला फ्लाइट इधर से लिए, बहुत खुशी की बात है हमारा बिहार के लिए। ये तो दशकों का हम लोग का ड्रीम था, आज वो ड्रीम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो काफ़ी खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। और इस इलाके के लिए काफ़ी डेवलपमेंट का काम होगा और चाहते हैं कि और भी जल्दी से और जगह के लिए उड़ानें तैयार हो, जैसे अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए भी हो जाए तो हम लोग के लिए और इजी होगा। तो चाहते हैं कि भारत सरकार इस काम के लिए उसके धन्यवाद के पात्र हैं और अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट वो भी धन्यवाद के लायक हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मखाना की खेती होती है, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, मक्का की बहुत बड़ी मंडी है और आपने सुना कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर उद्योग धंधे और व्यापार में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिए अहमदाबाद जाना अब बहुत आसान हो गया है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। अब बात कर लेते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए जीएसटी सुधार संवहनीय और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इनसे आतिथ्य, परिवहन और पारंपरिक शिल्प के क्षेत्रों में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनसे भारतीय पर्यटन क्षेत्र के वैश्विक महामारी के बाद पटरी पर लौटने में भी तेजी आएगी। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार के तहत आईटीसी के बिना 7500 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटलों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे मध्य वर्ग और कम खर्च पर यात्रा करने वालों के लिए होटल में ठहरना ज्यादा किफायती हो जाएगा।
इस उपाय से भारत का आतिथ्य कर ढांचा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के अनुरूप बनता है। इससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत भ्रमण ज्यादा आकर्षक बनेगा। इससे सप्ताहांत में यात्राओं, तीर्थ सर्किटों और विरासत और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कदम से मझौले दर्जों के लिए नए होटलों, होम स्टे और अतिथि गृहों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और अवसंरचना में सुधार आएगा। इसी प्रकार 10 से ज्यादा व्यक्तियों की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। बसों और मिनी बसों की खरीद का खर्च घटने से बस बेड़ा संचालकों, स्कूलों, कॉरपोरेट संस्थाओं, पर्यटन सुविधा प्रदाताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों को सहूलियत होगी। इस कदम से खास तौर से अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर टिकट दरों को घटाने में मदद मिलेगी। निजी वाहनों के बजाय साझा या सार्वजनिक परिवहन को अपनाए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़भाड़ और प्रदूषण घटेगा। बसों के विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन ज्यादा आरामदेह और सुरक्षित बनेगा। साथ ही कला और सांस्कृतिक सामग्रियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये कटौती प्रतिमाओं, छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान और पत्थर पर जड़ाई के लिए घोषित की गई है। इसका सीधा लाभ कला शिल्पियों, शिल्पकारों और मूर्तिकारों को मिलेगा, जिनमें से अनेक भारत के पारंपरिक गृह उद्योगों का हिस्सा है। इस कदम से मंदिर वास्तुकला, लोक अभिव्यक्ति, सूक्ष्म छपाई, प्रिंट निर्माण और प्रस्तर शिल्प की जीवंत परंपराओं को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। नवरात्र से पहले आम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। नवरात्र के पहले दिन देश में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरुआत हो चुकी है। जीएसटी की दरें कम होने से बिहार के लोगों और व्यापारियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके चलते रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी की नई दरें लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। वहीं त्योहार से पहले जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये तो सबके हित की बात है, ऐसा नहीं है सर। इसे अगर जो 10 रुपए अगर जो कम हुआ किसी सामान में तो अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी पहल है। आम गृहिणियों पर जो भार पड़ रहा था या जिनका लो पे इनकम है, मिडिल क्लास है, उन पर बहुत ज्यादा ही जीएसटी का भार पड़ रहा था। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जिन घरेलू वस्तुओं पर 12% और 28% टैक्स लगता था, अब वे सीधे 5% और 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिला है। केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सर आदि की कीमत पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इस पर 5% स्लैब हो गया है। पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें सस्ती। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा शुरुआत है, आज से इसका आरंभ है। तो ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है और वही बिहार सरकार भी करती है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जीएसटी रिफॉर्म का असर चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। एनडीए के नेता इससे काफी उत्साहित हैं। एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि ये कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छठ पूजा का व्यापक प्रभाव है। पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा। सियासत की जानकारी रखने वाले भी इसे एनडीए सरकार का बड़ा दाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जीएसटी में कटौती से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज बुसान में चल रहे एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट का दौरा किया। ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा और क्रिएटिव कंटेंट मार्केट प्लेस है जो बेक्सको में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने अपनी यात्रा भारत पेविलियन से शुरू की, जहां भारत अपनी सिनेमाई क्षमता का प्रदर्शन, वेव्स बाजार को प्रमोट और वैश्विक साझेदारों को सह निर्माण के लिए आमंत्रित कर रहा है। सेल्स मार्केट, बुसान स्टोरी मार्केट और एशियन प्रोजेक्ट मार्केट जैसे मंचों के जरिए ये आयोजन विभिन्न देशों को सहयोग को नई दिशा दे रहा है। इसमें भारत की मजबूत मौजूदगी इस बात का संकेत है कि सरकार फिल्म निर्माण, सह निर्माण और वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के एक केंद्र के रूप में देश को स्थापित करने के लिए बड़ा नीतिगत प्रोत्साहन दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि बुसान में भारत अपने सिनेमा, कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे भारत के बारे में सब और अधिक जान पाएं। After the waves, we launched for the Waves Bazaar, followed by the now Bharat Pav. This Bharat Pav is now in this Busan International Film Festival. We are exhibiting our Indian films, Indian music, Indian culture, Indian tradition. Apart from that, our Indian technicians, art, for example, animation, VFS, gaming, comics. For that, because we have a soft manpower and skilled manpower. भारत की संस्कृति, सिनेमा और रचनात्मकता का जश्न वैश्विक मंच पर मनाया जा रहा है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें संस्करण में विशेष भारत पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सॉफ्ट पावर, फिल्मों से लेकर शास्त्रीय संगीत तक को प्रस्तुत किया गया। बुसान में भारत पर्व के साथ भारत की रचनात्मक शक्ति केंद्र में रही। सिनेमा, संस्कृति और सहयोग का ये रंगारंग उत्सव था भारत पर्व। इस अवसर पर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन, एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट के डायरेक्टर, बुसान फिल्म कमीशन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ साथ कोरियाई और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। This Bharat Pav is now in this Busan International Film Festival. We are exhibiting our Indian films, Indian music, Indian culture, Indian tradition. Apart from that, our Indian technicians, gaming, comics. For that, because we have a soft manpower and skilled manpower. So our manpower, skilled manpower, they are utilizing even some of Bollywood's movies post-production. भारत पर्व की सांस्कृतिक विविधता में भारतनाट्यम और कथकली की प्रस्तुति विशेष रही। भारत पर्व ने न सिर्फ भारतीय कला और सिनेमा का उत्सव मनाया, बल्कि भारत कोरिया के सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत किया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने आज ये भारत पर्व अटेंड किया बुसान में। यहाँ पे फिल्में तो हमने देखी, इंडियन फिल्म्स भी देखी और काफ़ी अच्छे से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ भारत की संस्कृति भी देखी, साथ में इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस हुए, इतने बढ़िया डांस हुए ट्रेडिशनल, और बहुत अच्छा लगा देख के और दिल खुश हो गया और मतलब एकदम गर्व महसूस हो रहा है अभी। I see India movie is a future for movie industry. Like a US, we are running our ideas. But I saw a couple of movies from India, and I think I don't know, all of Indian people is great actors. You guys have so much emotion, and I'm just very impressed. India very wonderful because their expression is very powerful, and India's expression is very gorgeous, I think. Indian movie is very big market, and so many people like that, so I'm very impressed with that today. 30वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रहा है, सिर्फ फिल्मों के जरिए नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा के जरिए भी। बुसान से जय सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस समय बुसान से ही जुड़ गई हमारी संवाददाता जया सिन्हा। जया का रुख करेंगे। जया,
बुसान में आप मौजूद हैं, कैसे दिख रही है भारत की धमक इस समय बुसान में? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से भारत पवेलियन का उद्घाटन हुआ। सिर्फ फिल्मों का नहीं, भारतीय संस्कृति की भी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। यकीनन भावना, यहाँ पर इस वक्त मैं ACFM में मौजूद हूँ। ACFM यानी कि एशिया कंटेंट फिल्म मार्केट। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार कहा जाता है, क्योंकि कोविड की वजह से जो कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री थी उसे काफी क्षति पहुंची और उससे उभरने के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर तो हमारी संवाददाता जो है हम तक बता रही थी कि कैसे कोरिया में इस समय भारत के फिल्मों की झलक दिख रही है, धमक दिख रही है, और जो भारत पवेलियन है उसका उद्घाटन किया गया है। और साथ ही वहाँ कोरिया में किस तरीके से भारत की फिल्मों को पसंद किया जा रहा है, भारतीय फिल्मों के किस तरीके से वहाँ के प्रशंसक हैं, ये हमने रिपोर्ट के जरिए भी देखा। और जब भारत पवेलियन का उद्घाटन हुआ, जहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, पारंपरिक नृत्य वहाँ प्रस्तुत किया गया और भारतीय संस्कृति को वहाँ कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है। भारत पर्व की ये झलकियां आप देख रहे हैं, जहां भारत के अलग अलग संस्कृति से जुड़े नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। कई संख्या में वहाँ लोग मौजूद थे जो भारतीय संस्कृति को देखकर प्रभावित हुए। साथ ही साथ बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 30वां संस्करण है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां फिल्म फेस्टिवल में विशेष भारत पर्व का आयोजन किया गया है। और इस भारत पर्व का आयोजन में हमने देखा कि एशिया सामग्री एवं फिल्म बाजार 2025 में ये भारत पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। कोविड-19 महामारी के बाद देखा जाए तो कोरिया की फिल्मों और वहाँ की क्रिएटिव इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर एक बार वो रिवाइव कर रही है। और बुसान में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जहां भारत की फिल्मों का नज़ारा देखा जा रहा है, वहां प्रीमियर की जा रही हैं और वहां सिर्फ फिल्में नहीं, भारतीय संस्कृति की झलक भी देखी गई, जहां लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और हमारी संवाददाता जया सिन्हा हम तक बता रही थी कि बुसान में और क्या क्या हो रहा है, जहां वेव्स के जरिए भी किस तरीके से भारत की संस्कृति को और बढ़ाया जा रहा है। जया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। जया जी, बताइए क्या बता रही थी आप भारत पवेलियन के बारे में? वेव समिट जो हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा और यही वजह है कि कैसे आज भारतीय टैलेंट को हम पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। हमें यहाँ पर एक इस उद्देश्य के साथ भारत यहाँ पहुंचा कि इस साउथ एशियन मार्केट में ना सिर्फ हम अपने कंटेंट को, हम अपनी फिल्मों को, हम अपने टैलेंट को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार देंगे। और साथ ही आप कह सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। इफ्फी जो कि बहुत ही बड़े तर्ज पे किया जाता है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार है। इफ्फी का जो इस बात का अंक है उसमें भी यहाँ पर तमाम लोग उसको आने के लिए काफी उत्सुक है। यहाँ पर उनको इन्वाइट किया जा रहा है और कैसे इस वक्त कोरिया के साथ हम ज्यादा को प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको लेकर इस वक्त जो बहुत ही हाई जो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन था जिसका नेतृत्व किया MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर L मुरुगन ने, किस तरह से हम कोरिया के साथ ज्यादा से ज्यादा को प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे भारतीय फिल्में कोरिया में दिखाई जा रही हैं। दृश्यम जो कि सुपर हिट भारतीय फिल्म है उसका यहाँ पे कोरिया में रीमेक किया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर कोरियन जो उनको था कि एक थ्रिलर हर जॉनर में जो भारतीय फिल्में हैं कैसे वो कोरियन दर्शकों तक पहुंचे उसकी झलक यहाँ पे हो रही है। कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने भारत की तरफ से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है उसको यहाँ पर पॉपुलराइज करने का एक प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज कोरिया के कई प्रोडक्शन हाउस भारत के साथ को प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमें दृश्यम कोरियन फिल्म के रूप में नजर आएगी। और ऐसी कुछ और को प्रोडक्शंस के साथ यहाँ पर संवाद हो रहा है, गंभीर संवाद, और हम देखें किस तरह से भारत और कोरिया भी आगे बढ़ते नजर आएंगे। क्या आप भी ये मानेंगी, लगातार हमने देखा है, ये काफी न्यूज में तो नहीं है लेकिन हम देखें तो कोरिया का जो कंटेंट है, कोरिया का जो फिल्म कंटेंट देखें या फिर जो सीरीज है वो भारत में लगातार बहुत प्रचलित हो रही है और खासकर युवाओं में कोरियन फिल्म्स का, कोरियन सीरीज का बहुत ज्यादा तेज बढ़ गया है। ऐसे में हमने देखा जया, क्या साथ में जो असम के जो सिंगर हैं जो जुबिन गर्ग जिनको अंतिम विदाई दी गई है, क्या कोरिया में भी क्या उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है वहां पर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में?
आपको बता दें कि 52 वर्षीय जुबिन गर्ग 19 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए एक हादसे के दौरान उनकी जान चली गई और उनके पार्थिव शरीर को असम के सरू साजाई स्टेडियम में रखा गया था, जहां फैंस ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में फैंस का हुजूम उमड़ा। हमने देखा कि लोगों का ऐसा समंदर शायद किसी सिंगर के लिए पहली बार देखा गया। हर कोई आंखों में आंसू लिए टूटे दिल के साथ जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई दे रहा है। हर किसी की आंखों में वो दर्द है जो शायद कोई शब्द, कोई लफ्ज बयां नहीं कर सकते। उनके प्रशंसक घंटों कतार में खड़े रहे। कुछ तो असम के दूर दराज के क्षेत्रों से भी यात्रा करके आए ताकि वो अपने पसंदीदा सितारे की अंतिम झलक पा सके। जुबिन गर्ग ने संगीत की एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। असम में उनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। हर कोई बस अब जुबिन को आखिरी बार देखना चाहता था और इस भावुक पल में जुबिन गर्ग के साथ इस समय पूरा देश, पूरा असम कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जुट गया है। सभी की बस एक ही आवाज़ है कि अलविदा जुबिन गर्ग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अब जुबिन के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई थी, जिसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार कामरकूची सोनापुर में किया जा रहा है। अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जा रहा है, जिसमें अब से कुछ देर पहले उन्हें गन सैल्यूट भी दिया गया और असम पुलिस उनके पार्थिव शरीर को कंधे पे लेकर आई। बड़ी बड़ी हस्तियों ने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गायक पापोन और भूटान के राजा के प्रतिनिधि के साथ कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जुबिन गर्ग को असम का बेटा, असम की आवाज़ कहा जाता है और इसी वजह से उनकी अंतिम विदाई वाले दिन असम में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है कि जुबिन की अस्थियों को बाद में जोरहाट में विसर्जित किया जाएगा। ये उनकी आखिरी इच्छा थी और जोरहाट में उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए थे। तो जुबिन गर्ग की अंतिम संस्कार की तैयारियां इस समय की जा रही हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जुबिन गर्ग को असम की आवाज़ कहा जाता है और आज सुबह ही उनका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जाएगी।
ये सीधी तस्वीरें कामरूप असम से, जहां हम देख रहे हैं कि प्रशंसकों की भारी भीड़, तेज धूप होने के बावजूद लोग छाता लिए अपने पसंदीदा गायक जुबिन गर्ग को आखिरी अलविदा कह रहे हैं। आपको बता दें कि असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। वे वहां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे और उनके निधन की खबर के बाद संगीत जगत और प्रशंसकों में इस समय शोक की लहर है। जुबिन की याद में देश भर से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कामरूप असम से, जहां भारी मात्रा में इस समय उनके प्रशंसक पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने। बॉलीवुड में उनकी पहचान बोलें तो इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर के फेमस गाने या अली, गाकर युवाओं के बीच उनका नाम पॉपुलर हुआ था। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का GST अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर GST फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन GST के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र पर आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की आराधना की जा रही है। आज तमाम मंदिरों और घरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इन्हें तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माना जाता है कि उनकी पूजा से तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद रंग की साड़ी धारण करती है। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमल है। दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में आज सुबह मां दुर्गा की आरती की गई। ये मंदिर दिल्ली के करोलबाग इलाके में स्थित है। नवरात्र के 9 दिनों में इस मंदिर में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, नवरात्र में आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवी माता अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद प्रदान करें। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है।
इस कड़ी में आज बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र की, जिसने देश में विकास की गति को और पैमाने में बदल दिया है। इसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनी है जहां प्रशासन और सुशासन के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना सभी कार्य संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा अपनाई गई डिजिटल तकनीक और निर्णायक फैसलों से लोगों को काफी सुविधाएं हुई हैं। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अहम फैसले तेजी से ले रही है। साथ ही गुड गवर्नेंस के जरिए विकास को रफ्तार भी दी जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ फैसले हों और देश के विकास में तकनीक का खूब इस्तेमाल हो, इस पर खूब जोर है। इस मंत्र को आधार बनाकर ही मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जब वर्ष 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 142वें नंबर पर थी, जो 2019 आते आते ही केवल 5 साल के भीतर ही 63वें स्थान पर पहुंच गई। पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे की प्रगति को नई रफ्तार दी है। हर महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें सारे भारत सरकार के विभागों के सचिव और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव वो सारे मौजूद रहते हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से लंबित हैं, डिलेड हैं, वो इसमें पिकअप होते हैं। ओवरऑल भी बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफी बढ़ गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। सरकार द्वारा करीब 21 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति की बैठकों के जरिए की गई है, जिसके चलते देश के विकास को रफ्तार मिली है। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी के जरिए अब तक करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचा है। इससे बिचौलियों पर लगाम लगी, लाखों फर्जी खाते बंद होने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान होने से 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एक प्रकार से बहुत से डिजिटल सर्विस डिलीवरी के माध्यम से बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें इंश्योर हुआ कि बोगस खत्म हो गए, बिचौलिए खत्म हो गए, साथ साथ इंश्योर हो गया कि तुरंत इमीडिएट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचे, इमीडिएट लोगों को लाभ मिले, प्रॉक्सी नहीं हो, मेरा हक दूसरा नहीं ले सके। तो ये जो जितने सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हैं, और इन रिफॉर्म्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए के बचत हुई है। आप सोचिए, आधार से, ये तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि हजारों करोड़ रुपया आधार की वजह से बचत हुई। तो ये जो कार्यक्रम हुआ वो डिजिटल सिस्टम्स के अडॉप्शन के माध्यम से हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन ने भी गवर्नेंस को काफी बदला है। सरकारी सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब आम आदमी तक सीधे पहुंच रही है। वित्तीय सुधारों में जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी जैसे फैसले अहम रहे हैं। जीएसटी ने पूरे देश को एक देश एक कर में बदल दिया है, जबकि आईबीसी ने बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली में बेहद मदद की है। साल 2016 के बाद से अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी बैंकों ने आईबीसी के जरिए की है। जाहिर है, इसका फायदा देश के आम आदमी को मिला है। मोदी सरकार का मंत्र गुड गवर्नेंस के जरिए विकास की रफ्तार तेज करना है, जिससे देश के आम नागरिकों को अधिकतम फायदा सुनिश्चित किया जा सके। नए भारत की पहचान तेज रफ्तार के साथ सुशासन, यही है मोदी का गवर्नेंस मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीआरपीएफ की 30 बाइक राइडर श्रीनगर से निकल चुकी है। मुश्किल रास्तों और चुनौतियों के पार जाने के लिए सीआरपीएफ के डेयर डेविल्स अगले 8 दिन में श्रीनगर, करगिल, लेह, खादुर्ग, ला पेंगोंग
और वापस श्रीनगर तक की कुल 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस रैली का मकसद नारी शक्ति का सम्मान करना है। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से इस दल को झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन इससे पहले सीआरपीएफ के शहीद 12 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। डीजी ने कहा कि ये वीरांगना बहादुरी और जाबाजी की जीती जागती मिसाल है। बहरहाल ये दल अब 5000 फीट से 17500 फीट की ऊंचाई के सफर पर निकल पड़ा है। ये सभी माइनस तापमान और ऑक्सीजन की कमी के चुनौतीपूर्ण स्थिति में बाइकिंग करेंगे। रोमांच के साथ साथ ये सफर कठिनाइयों से भी भरा होगा, लेकिन सीआरपीएफ महिला बटालियन की इन जाबाज सिपाहियों के पास हर चुनौती को मात देने का हौसला है। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस ने आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दी है। साल 2017 में जहां इसमें 24 देशों की भागीदारी थी, अब वह बढ़कर 150 देशों तक पहुंच चुकी है। इस बार आयुर्वेद दिवस का थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। पेश है आयुर्वेद दिवस पर यह खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने पर सरकार खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि सरकार आयुष और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा दे रही है। घर घर तक आयुर्वेद पहुंचे, इसके लिए 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस, जिसे पहली बार वर्ष 2016 में मनाया गया था, अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। बीते एक दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार 100 से अधिक देशों में हो चुका है। पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला संस्थान भारत में स्थापित किया गया, जो आयुर्वेद की लोकप्रियता का एक बड़ा उदाहरण है। भारत के आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है। देश में कई ऐसे आयुर्वेद के केंद्र हैं, जहां विदेशी नागरिक आकर अपना उपचार करवाते हैं। आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए निरंतर रिसर्च किया जा रहा है। यह अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाएगी, जिससे देश भर में लाखों लोगों के जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। आयुष मंत्रालय ने दुनिया के कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिले और वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार बढ़े। मील के पत्थर में WHO के साथ दाता समझौता, वियतनाम के साथ औषधीय पौधों के सहयोग पर समझौता ज्ञापन और मलेशिया और मॉरिशस के साथ आयुर्वेद पर ऐतिहासिक समझौता शामिल है। ये साझेदारियां सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना आयुर्वेद की वैश्विक मान्यता में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष वीजा जैसी पहल चिकित्सा पर्यटन को सुविधाजनक बना रही है, जिससे भारत समग्र उपचार के लिए एक पसंदीदा देश बन गया है। आज यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में आयुर्वेद उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेद व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विश्व स्तर पर फैल चुका है, जिसने तिब्बत, चीन और अन्य क्षेत्रों में पारंपरिक औषधि प्रणाली को प्रमाणित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आयुर्वेद उत्पादों का बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये वित्त वर्ष 2028 तक बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।